हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट डिस्कशन क्लास। टेस्ट नंबर 5 आपका मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की यूनिट 2 के कुछ पॉइंट्स थे। ये आपका टॉपिक था, जो सिलेबस था इस टेस्ट का। वेस्ट वाटर, वाटर रिसोर्सेज एंड इट्स सिग्निफिकेंस, अ रिमार्केबल सब्सटेंस ऑफ प्लैनेट अर्थ, वाटर पोल्यूशन की टाइप्स, सोर्सेस एंड इम्पैक्ट्स सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, वेस्ट वाटर, डोमेस्टिक ब्लैक एंड ग्रे वाटर, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वाटर। ये आपके सिलेबस थे इस टेस्ट के। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, आई होप आपने अटेम्प्ट करके और बहुत ही अच्छा स्कोर किया होगा। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्लैक वाटर एंड ग्रे वाटर। दो तरह के आपके वाटर हैं, एक ब्लैक वाटर और दूसरा ग्रे वाटर। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, किसको ब्लैक वाटर बोलते हैं, किसको ग्रे वाटर बोलते हैं, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शंस सही है ब्लैक वाटर और ग्रे वाटर से रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को क्लियर कर लेते हैं कि ब्लैक वाटर किसको बोलते हैं, ग्रे वाटर किसको बोलते हैं और इनकी फीचर्स क्या होती हैं। ओके, सो हमारे पास दो तरह के वाटर हैं, एक आपका हो गया ग्रे वाटर, दूसरा आपका हो गया ब्लैक वाटर। ग्रे वाटर किसको बोलते हैं? देखो, ऐसा वाटर जो आपके बाथरूम से, शावर से, बेसिन से निकले, वॉशिंग मशीन से निकले, वो सारा आपका डेली लाइफ का जो वेस्ट वाटर है, जो आप वाटर यूज करते हो, वो सारा वाटर ग्रे वाटर होगा। एक्सेप्ट क्या होना चाहिए? विदाउट फीकल कंटामिनेशन। ये फीकल कंटामिनेशन का मतलब आपका यूरिन और सीवेज, जो नाइट सॉइल है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, ठीक है, ह्यूमन वेस्ट है, वो चीजें इसमें मिक्स नहीं होनी चाहिए। बाकी और आप जितना भी वाटर यूज करते हो अपने डेली लाइफ में, वो सारे के सारे वेस्ट वाटर ग्रे वाटर कहलाएंगे। जैसे किचन से निकलने वाला सारा आपका वाटर ग्रे वाटर कहलाएगा। जो आप शावर यूज करते हो, बाथरूम में नहाते वहाते हो, वो सारा वाटर जो है वो ग्रे वाटर कहलाएगा। ठीक है, खाने पीने में जो आप यूज करते हैं, कपड़े धोने में यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन में जो आपका यूज हो रहा है, वो सारा क्या है? ग्रे वाटर है। एक्सेप्ट क्या हो गया? फीकल मैटर, फीकल कंटामिनेशन नहीं आना चाहिए और यूरिन नहीं आना चाहिए। ठीक है, और अगर ये चीजें आ गई, यानी यूरिन और फीकल मैटर यानी ह्यूमन वेस्ट आपका मिक्स हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर किसको बोलते हैं? वेस्ट वाटर दैट कंटेन फीकल मैटर एंड यूरिन। इसको कंसिडर करने वाला जो वाटर है, ये चीजें जिस वाटर में मिक्स हो जाती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक वाटर। यानी जो आपका फीकल मैटर और यूरिन मिक्स होने के बाद जो घर से वेस्टेज की तरफ निकलता है, वेस्ट वाटर निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक वाटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला डिफरेंस इन दोनों में क्या है। अब आपने ये जब समझ लिया कि ग्रे वाटर के अंदर केवल किचन वेस्ट होता है और ब्लैक वाटर के अंदर फीकल मैटर यानी ह्यूमन वेस्ट भी मिक्सअप होता है, तो आप अब ये समझ लो कि इसमें तो कोई कंटामिनेशन होगा नहीं। लेकिन ब्लैक वाटर में क्या होगा? सीवेज रिच होगा, इसमें सीवेज बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में होगा। उसके अंदर क्या होती है? ऑर्गेनिक मटेरियल होती हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, यानी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होंगे, नाइट्रोजन भी अवेलेबल होगा, ये सारे चीजें अवेलेबल होंगी। अब मैं आपसे अगर सवाल यहाँ पे करता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछा जा सकता है कि ब्लैक वाटर और ग्रे वाटर में कौन सा ज्यादा हैजार्डस है, यानी आपकी इन्वायरमेंट को लेकर के किससे ज्यादा अफेक्ट होने के चांसेस हैं, कौन सा इसमें ज्यादा हैजार्डस वाटर होगा? ऑब्वियस है, आप किसको बोलोगे? ब्लैक वाटर को ही बोलोगे, बिकॉज ब्लैक वाटर के पास फिकल मैटर है और ग्रे वाटर के पास इस तरीके की कोई भी फिकल मैटर कंटामिनेशन नहीं है। तो ग्रे वाटर क्या होगा? लेस हजार्डस, और ब्लैक वाटर क्या होगा? मोर हजार्डस। क्लियर हो गया पॉइंट? चले नेक्स्ट। अब मैं आपसे अगला सवाल ये करता हूं कि क्या अब वाटर को रीयूज करने के पर्पज से देखा जाए कि आप ब्लैक वाटर और ग्रे वाटर को विदाउट एनी ट्रीटमेंट, बिना किसी ट्रीटमेंट का कौन सा वाटर आप यूज कर सकते हो? यूज किसी भी सेंस में हो सकता है। यूज का मतलब आप वाटर को बेकार बर्बाद होने ना दें, ठीक है, उसको आप किसी दूसरे पर्पस में यूज कर लें, बिकॉज दोनों ही वाटर आपके वेस्ट वाटर ही हैं। यानी दोनों ही वाटर आप ड्रिंकिंग पर्पस से तो यूज करोगे नहीं, कभी भी नहीं, वो तो सोचना ही नहीं है। बट फिर भी कौन सा वाटर विदाउट एनी ट्रीटमेंट आप किसी और पर्पस में यूज कर सकते हैं? तो ऑब्वियस है आप ग्रे वाटर ही बोलोगे, क्योंकि ग्रे वाटर में कंटामिनेशन नहीं है, तो आप इसको किसी ना किसी चीज में यूज कर सकते हो।
किस चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं, सोचेंगे जरा आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके और बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आप इसको किस चीज़ में यूज़ कर सकते हो। चलिए देखते हैं आप इसको किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हैं गार्डनिंग में, क्योंकि आप जो किचन से पानी निकल रहा है, नो डाउट उस किचन से जो पानी निकल रहा है उसमें किचन के ही वेस्टेज मिक्सेस होंगे, यानी जो आपका फूड्स वगैरह है या फिर जो आप खाना बना रहे हो, जैसा चावल आप धोते हो, ठीक है, तो वो सब्जियां आप धो रहे हो, वो सारा पानी ही आपका वेस्टेज निकल रहा है, तो उसको आप गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, लॉन्स में यूज़ कर सकते हैं, टॉयलेट फ्लॉसिंग में यूज़ कर सकते हैं, क्लियरिंग कार्स एंड फ्लोर्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उनको फिल्टर्ड करके, है ना, ऐसा नहीं आप समझना कि जो वेस्टेज वाटर है उसको मैं कार धोने में डायरेक्टली यूज़ कर लूँ, आप सिंपल सिंपल सा केवल फिल्ट्रेशन करके और ये सब चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। लेकिन क्या ब्लैक वाटर को आप बिना ट्रीटमेंट का यूज़ कर पाओगे क्या? नहीं, ब्लैक वाटर को बिना ट्रीटमेंट का यूज़ नहीं कर पाएंगे और इसको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। कैसा ट्रीटमेंट? बायोलॉजिकल और केमिकल दोनों तरह की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी होगी, साथ में डिसइंफेक्शन भी करना होगा, क्योंकि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे और डिसइंफेक्शन का मतलब उनके अंदर जो इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो उनको किल करना, तो आप उसको भी किल करोगे और फिर जाकर के ये आपका ब्लैक वाटर इस ट्रीटमेंट के बाद यूज लायक बन पाएगा, वो भी 3rd डिग्री आप प्रोवाइड करेंगे तब। अगर इंडिया में तो मोस्टली हम लोग 2nd डिग्री ट्रीटमेंट ही प्रोवाइड करके और इस वाटर को डंप कर देते हैं, यानी आपका जो ओपन सोर्स ऑफ वाटर है रिवर वगैरह उसमें ले जाकर के हम इसको मिक्सअप कर देते हैं। क्लियर है। तो दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रे वाटर एंड ब्लैक वाटर। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप उस क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस का आंसर आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following water pollutant carcinogenic in nature release from the rock in ground due to which hyperkeratosis will occur? इनमें से कौन सा कार्सिनोजेनिक है इन नेचर में और ये रिलीज होता है रॉक इन द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर जो पत्थल्स वगैरह पड़े होते हैं उससे ये निकलता है और इससे एक डिजीज होती है हाइपरक्रेटोसिस। हाइपरक्रेटोसिस, अब ये डिजीज क्या है, किस टाइप का ये डिजीज है, इसमें क्या होती हैं, इनसे समझते हैं रिलेटेड। और ये किससे सीक्रेट होता है? कैल्शियम, कैल्शियम से होगा, आर्सेनिक से होगा, मैग्नीशियम से या मरकरी से। ठीक है, तो आइए इन चारों ऑप्शंस को डिटेल एनालिसिस करते हैं कि कैल्शियम से क्या क्या हो सकता है, आर्सेनिक से क्या क्या हो सकता है, मैग्नीशियम से क्या क्या हो सकता है और मरकरी से क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। तो मैंने एक साइड लिया ये पैरामीटर और दूसरी साइड लिए इफेक्ट्स। पहला इफेक्ट देखते हैं फर्स्ट, कैल्शियम। कैल्शियम से क्या क्या हो सकता है? तो देखो, कैल्शियम की अगर डिफिशियंसी होती है, यानी अगर कैल्शियम वाटर में कम आ रहा है और उस वाटर का आप कंज्यूमशन कर रहे हैं डेली, तो इससे क्या क्या होने के चांसेस है? सबसे पहला चीज, इससे हाइपरटेंशन आपको होगा, न्यूम्बनेस, न्यूम्बनेस होगा। न्यूम्बनेस का मतलब आपका माइंड जो है वो सुन्न हो जाएगा, यानी आप में बोलने की क्षमता, सुनने की क्षमता, कुछ वर्क करने की क्षमता वो काफ़ी कम होती जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, आपका माइंड जो है वो सुन्न होता चला जाएगा। टिंगलिंग ऑफ फिंगर्स, टिंगलिंग का मतलब क्या हो गया? झंझनाहट, जैसे पैरों में झुनझुनी वगैरह पड़ती है ना, ठीक है, वो कैल्शियम की कमी की वजह से। तो अगर वाटर में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाएगी तो आपके पैरों में, हाथों में, उंगलियों में झंझनाहट सी होने लगेगी, झुनझुनी पड़ जाएगी, उसी को बोलते हैं टिंगलिंग ऑफ फिंगर। और इसी को बोलते हैं रिस्क ऑफ ऑस्टियोप्रोसिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रिस्क ऑफ ऑस्टियोप्रोसिस। मतलब ऐसे में हड्डियां नाजुक और कमजोर हो जाएंगी और थोड़े ही खिंचाव या भार से फ्रैक्चर होने के चांसेस किस रहती है। ठीक है, फ्रैक्चर होने की चांसेस होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। क्लियर है। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, आर्सेनिक। आर्सेनिक की अगर इंक्रीमेंट हो गई, अगर आर्सेनिक आपके वाटर में ज्यादा है और आपने इस वाटर को यूज कर लिया, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा वो देखते हैं। सबसे बड़ी बात, इससे कैंसर होने के चांसेस होते हैं। थिकनिंग एंड डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ये होता है और इसी को बोलते हैं हाइपरक्रिएटोसिस। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो चमड़े होते हैं ना, स्किन, आपका जो स्किन है वो काफी मोटा हो जाएगा और डिस्कलरेशन हो जाने लगेगा, यानी एक्चुअल कलर से हट करके कुछ कलर नजर आएगा।
एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जो पैर होता है उनका, तो पैर का ये जो तलवा होता है एड़ी के पास में, वहां पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का जो स्किन होता है वो इतना ज्यादा मोटा हो जाता है कि आप ब्लेड से या पिन से ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन हल्का सा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, ऑब्वियस है, थोड़ा सा अगर आप कट कर लो हल्का फुल्का, ठीक है, तो उतना ज्यादा पता नहीं चलता। रीजन क्या है? हाइपरक्रियोटोसिस, यानी थिकनिंग हो गया, यानी बहुत ज्यादा मोटा चमड़ी हो गया। तो ये होता है किसकी वजह से? आर्सेनिक ज्यादा यूज करने की वजह से, और इसकी वजह से कैंसर, बहुत ज्यादा आप यूज कर लेंगे तो ये कैंसर भी प्रोवाइड कर देगा। क्यों? क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? कार्सिनोजेनिक नेचर का होता है, कार्सिनोजेनिक नेचर का होता है। क्लियर है? तो इसी चीज को क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आर्सेनिक। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आपका था मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की वजह से क्या होता है? तो अगर मैग्नीशियम आपके ड्रिंकिंग वाटर में है तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये एक्चुअली सेफ माना जाता है ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। लेकिन आपको पता है कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी तो वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ही। तो ये क्या गड़बड़ करेगा? अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन मैग्नीशियम का हो जाएगा तो आपका वाटर का टेस्ट बदल जाएगा, है ना, बेकार टेस्ट लगेगा, बैड टेस्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये हो जाएगा। क्लियर है? चले नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? मरकरी। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चांसेस ज्यादा है मरकरी के क्वेश्चन पूछने का। मरकरी से एक बहुत ही फेमस डिजीज होता है जिसको आपने सुना होगा, मीना माता, ठीक है। बहुत ही फेमस एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं मीना माता, ड्यू टू मरकरी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? साइन एंड सिम्टम्स का न्यूमनेस होगा, न्यूमनेस आप समझ ही रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। इन द हैंड्स एंड फिट, हैंड और फिट में जो होगा न्यूमनेस, यानी सुन होता चला जाएगा आपका पैर, ठीक है। जनरली मसल्स वीकन हो जाएंगे, आपका वीक हो जाएगा बहुत ज्यादा मसल्स। लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, देखने की क्षमता आपकी कम हो जाएगी। डैमेज टू हियरिंग एंड स्पीच, आप बोलने में सुनने में, ठीक है, कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। तो ये होता है आपका क्या? मरकरी की वजह से। और डिजीज का नाम क्या है? मीना माता। तो आई होप आपको ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मरकरी, इसको ध्यान में रखेंगे। आर्सेनिक जो क्वेश्चन में आपका पूछा गया, और कैल्शियम की वजह से क्या प्रॉब्लम होता है वो भी आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द ड्राई वेदर फ्लो? इनमें से कौन सा ड्राई वेदर फ्लो को अफेक्ट नहीं करता? ये ड्राई वेदर फ्लो क्या होता है भाई, इसके बारे में जरा समझते हैं। देखो, फ्लो आपका दो तरह का होता है। जो फ्लो होता है वो दो तरह का होता है, एक आपका होता है DWF और एक आपका होता है WWF। DWF का फुल फॉर्म तो आप समझ ही रहे होंगे, ड्राई वेदर फ्लो। बट WWF का फुल फॉर्म वो WWF नहीं, ये होता है वेट वेदर फ्लो। ये क्या होता है? वेट वेदर फ्लो, वेट वेदर फ्लो, वेट वेदर फ्लो। अब ये ड्राई वेदर फ्लो और वेट वेदर फ्लो क्या है, इसकी बात करते हैं। तो देखो, आपका ड्राई वेदर फ्लो में नन रेनफॉल पीरियड्स में, यानी जब बारिश के मौसम नहीं होते हैं उस टाइम पर, जो आपका सीवर है, यानी आपके घर से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर का पाइप है, और वो जब जाकर के मेन सीवर लाइन में मिलता है, यानी पूरे कॉलोनी का जो मेन सीवर लाइन है उसमें जाके जब मिक्सअप होता है, उसमें बारिश के दिन को छोड़ करके, यानी रेनी सीजन को छोड़ करके पूरे ईयर जो भी फ्लो होता है, जिस रेट से फ्लो हो रहा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई वेदर फ्लो। क्लियर है? लेकिन उसी ड्राई वेदर फ्लो में रेनी सीजन, यानी स्टॉर्म वाटर, बारिश का पानी को अगर कंबाइन कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा? वेट वेदर फ्लो, ठीक है, वेट वेदर फ्लो। समझ में आ रही है? ड्राई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वेट वेदर फ्लो के रेस्पेक्ट में, वेट वेदर में या तो आपका डोमेस्टिक वेस्ट वाटर निकल ही रहा है, आपका वेस्ट तो दोनों में निकल रहा है, वेस्ट वाटर फ्लो यहाँ भी फ्लो हो रहा है और वेस्ट वाटर यहाँ भी फ्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ वेट वेदर में एक प्लस में ऐड हो गया स्टॉर्म वाटर, यानी बारिश का पानी जो है वो भी क्या हो गया? यूज हो गया, वो भी आपका यहाँ पे कंबाइंड हो गया। तो ऑब्वियस है कि इसका क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगा, इसका क्वांटिटी कम हो जाएगा, है ना। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं DWF, ड्राई वेदर फ्लो, और इसको क्या बोलते हैं? वेट वेदर फ्लो, नॉट WWF, वेट वेदर फ्लो। क्लियर है? अब बात आती है कि ये कौन सा अफेक्ट होगा, कौन सा अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आते हैं।
ये आपका था क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द ड्राई वेदर फ्लो। अब यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ते हैं। इनफिल्ट्रेशन ऑफ ग्राउंड वाटर की इनफिल्ट्रेशन, देखो इससे आपका वेट ड्राई वेदर फ्लो अफेक्ट होता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर के जितना ज्यादा इनफिल्ट्रेशन होगा, ठीक है, ग्राउंड में जितना ज्यादा वाटर की इनफिल्ट्रेशन होगी, ड्राई वेदर फ्लो की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, तो इसकी वजह से अफेक्ट पड़ता है। पॉपुलेशन ग्रोथ से भी फर्क पड़ता है। कैसे? अगर मान लो कि ये आपका सिटी है, यहाँ पे 5,000 लोग रहते हैं, और इन 5,000 के लोगों के द्वारा जो वाटर यूज किया गया वही आपका फ्लो होकर के निकलेगा यहाँ से, ठीक है। और अगर यहाँ पे 5,000 की जगह 10,000 लोग हो गए, तो 10,000 लोगों की वजह से जो यूज वाटर होगा, वाटर का कंज्यूमशन करने के बाद जो वेस्ट वाटर बाहर निकलेगा, कौन सा वाटर? वेस्ट वाटर जो फ्लो बाहर निकलेगा यहाँ पे, वेस्ट वाटर फ्लो, तो ऑब्वियस है कि ये वाला वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा 5,000 वाले के रेस्पेक्ट में। यानी पॉपुलेशन की वैल्यू जितनी ज्यादा होती चली जाएगी, आपकी DWF का वैल्यू उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा। तो ये भी क्या फर्क डालता है? रेट ऑफ वाटर सप्लाई की रेट पर भी फर्क पड़ सकता है। कैसे, वो देखते हैं। जैसे मान लो आपका ये एक सिटी है, आपने इस सिटी को यहाँ से सप्लाई दिया 1 मिलियन लीटर पर डे, ठीक है, 1 MLD, 1 मिलियन लीटर पर डे आपने सप्लाई दिया। तो इसी का ना यूज करके ये लोग वाटर को फ्लो करेंगे, वेस्ट करके बाहर निकालेंगे। अगर हमने यहाँ पे 10 मिलियन वाटर दे दिया, 10 MLD, 10 मिलियन वाटर दे दिया, तो अब यहाँ से वेस्ट वाटर फ्लो होकर के ज्यादा निकलेगा। यानी आप जितना ज्यादा रेट ऑफ फ्लो सप्लाई करोगे, उतना ही वेस्टेज वाटर बाहर जाएगा। क्लियर है? इसीलिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा क्राइसिस होती है, वहाँ वो टाइमिंग शिफ्ट कर देते हैं और पर्सन पे लिमिट कर देते हैं कि आपको इतना ही वाटर मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वाटर की सेविंग की जा सके, ठीक है। तो ये भी फर्क नहीं डालता। टेम्परेचर कंडीशन, अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, टेम्परेचर कंडीशन से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता DWF को, क्योंकि टेम्परेचर आपका चाहे जो भी हो एटमॉस्फेयर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये ड्राई वेदर फ्लो को। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? टेम्परेचर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, बच्चों वाला क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री किसको बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, वाटर, एयर, लैंड के अंदर जो भी केमिकल्स अवेलेबल हैं, उन केमिकल का स्टडी, उसी केमिकल का स्टडी, किस लिए स्टडी? जो कि आपके ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज से रिलेट करते हो, उनका स्टडी जो है उसी को क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ द इफेक्ट, किसका इफेक्ट? केमिकल्स का। कहाँ पे केमिकल्स हैं? वो एयर में, वाटर में और सॉइल में, ठीक है। एयर, वाटर और सॉइल, इन तीनों ही जगह पे जो केमिकल्स अवेलेबल हैं, उनका इफेक्ट किसके ऊपर? इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट डालेंगे और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट डालेंगे, इसकी स्टडी जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपको बिल्कुल फंसा सकता है। जैसे सेकंड ऑप्शन को आप देख लें, इसमें भी वही चीज है, केमिकल रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं जो ऑकर करता हो वाटर, एयर, लैंड में, एंड बायोलॉजिकल हैबिटेट्स से रिलेट रखता हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ बायोलॉजिकल हैबिटेट्स कहा गया, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज को ऐड नहीं किया गया। क्लियर है? यानी ये बायोलॉजिकल हैबिटेट का मतलब क्या? जो आपके इन्वायरमेंट में बायोलॉजिकल चीजें चल रही हैं वो हो गया, लेकिन ह्यूमन बींग्स यहाँ पे नहीं है। तो ध्यान में रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शंस में फंसाया जा सकता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग? वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग क्या है? अगेन दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग किसको बोलते हैं? सिंपल सी बात है, यूज ऑफ इंजीनियरिंग अप्रोच, आप इंजीनियरिंग अप्रोच लगा के इनहेंस कर दें क्लीननेस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस। जो ह्यूमन पॉपुलेशंस है उसकी उसको आप जितना ज्यादा इनहेंस कर दें कि भाई वो साफ सुथरे से रहे, ठीक है, वाटर की बर्बादी ना करें, यही सब तो है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। रिमूविंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट, जो आपका ह्यूमन वेस्ट घर से बाहर निकल रहा है उसको कैसे रिमूव किया जाए, कैसे उसको डिस्पोज किया जाए, यानी जो इंजीनियरिंग साइंटिफिक तरीके से उसका डिस्पोजल किया जाए ताकि वो इन्वायरमेंट पर कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके, ठीक है। तो ये भी एक पार्ट है आपका वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का। प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर,
सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना टू एवरी सिटीजन, दिस इज द ऑल्सो पार्ट ऑफ वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। यानी वेस्ट वाटर को आप अगर डायरेक्टली, ध्यान समझिएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज आ जाएंगे कि सर ये तो वाटर इंजीनियरिंग का टाइप है। बहुत सारे बच्चे इसमें बोलेंगे क्या कि सर ये तो वाटर इंजीनियरिंग का टाइप है, क्योंकि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में दो सेक्शन होते हैं, एक आपका होता है वाटर इंजीनियरिंग, दूसरा होता है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है, लेकिन नहीं, ये वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग से भी रिलेशन रखता है। कैसे? अगर आपने यहाँ पे मान लो आपका ये रिवर है, सपोज दैट ये क्या है, आपका रिवर है और ये आपकी सिटीज है, यहाँ से आपने वाटर सप्लाई किया। वाटर जब यहाँ पे आपने सप्लाई कर दिया तो इसको ये लोग वो यूज करेंगे, वेस्टेज करेंगे। अगर इस वेस्ट को डायरेक्टली हम इसमें डंप कर देते हैं तो फिर यहाँ से वाटर आप नहीं ले पाओगे ना, क्योंकि ये गंदा पानी अगर इसमें आपने डायरेक्टली मिक्स कर दिया तो आप यहाँ से कैसे लोगे? या अगर आप लोगे तो बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत बड़ा है ट्रीटमेंट प्लांट, आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा जो कि इतने गंदे पानी को क्या कर सके, साफ कर सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इतना गंदा इसको होने ही नहीं देंगे, हम यहीं से वाटर को ट्रीट करके यहीं पे लगा देंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और यहीं से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके इसको इतना साफ कर देंगे ताकि इसमें ये मिक्स होने के बाद इस रिवर को ये पॉल्यूट ना कर सके। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, What percentage of solid does waste water contain? वेस्ट वाटर में सॉलिड की परसेंटेज कितनी होती है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल रट्टा मार लो, बिल्कुल एकदम 0.1%। यानी आपका जो वेस्ट वाटर घर से फ्लो होकर के निकलता है, आप जब सुबह फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो फ्रेश होने के बाद उसमें बहुत सारा वाटर क्या करते हैं, फ्लश आउट करते हैं। बहुत सारा वाटर क्या होता है, फ्लश आउट होता है। यानी आपका जो सॉलिड मटेरियल है, जो आपका ह्यूमन वेस्ट है, वो थोड़ा सा है, लेकिन आपने पूरा बाल्टी भर का पानी क्या कर दिया, उसमें फ्लश आउट कर दिया। तो जो कंसंट्रेशन बनेगी उस पूरे लिक्विड में, इस पूरे लिक्विड में जो सॉलिड का कंसंट्रेशन बनेगा वो कितना होता है, 0.1%। 0.1%। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाउ मेनी फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर? वेस्ट वाटर में नाइट्रोजन्स के कितने फॉर्म्स होते हैं? अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। क्लियर है? चले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो आपके वेस्ट वाटर में जो नाइट्रोजन्स होते हैं वो जनरली चार तरीके से, चार फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, on the basis of decomposition of nitrogen and organic matter, the form of nitrogen changes into four types, into various types। अलग अलग टाइप्स में वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। कैसे, वो देखते हैं किस किस फॉर्मेट में चेंज होता है और उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए ताकि उस वाटर को आप रिसाइकलिंग प्रोसेस में रख सके। समझते हैं। फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर, कितने फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं? ध्यान दीजिएगा, चार फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा? पहला है आपका फ्री अमोनिया। अब इसकी आप ये डेटा याद रखेंगे, फ्री अमोनिया की कंसंट्रेशन 0.15 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहली बात, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 0.15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मिलीग्राम पर लीटर मतलब 1 लीटर में इतना मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये फ्री अमोनिया अगर आपके वाटर में मिल रहा है तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इससे हमें क्या पता चलेगा अगर फ्री अमोनिया मिल रहा है तो? अगर किसी वाटर को आपने चेक किया और उसमें फ्री अमोनिया मिल गया, इसका मतलब है कि इस वाटर के अंदर जो वेस्टेज आकर के मिक्स हुआ है वो अभी अभी आकर के मिक्स हुआ है। यानी फ्री अमोनिया इंडिकेट करता है रिसेंट पॉल्यूशन को, कि ये वाटर जस्ट पॉल्यूट हुआ है। वाटर क्या होता है, जस्ट पॉल्यूट हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट अगला टाइप ऑफ क्या होगा, अगला है आपका ऑर्गेनिक अमोनिया। ऑर्गेनिक अमोनिया की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 0.3। और ये ऑर्गेनिक अमोनिया क्या बताएगा, अगर वाटर में आपने ऑर्गेनिक अमोनिया मिल गया तो ये क्या बताएगा, ये बताता है कि नाइट्रोजन का डिकम्पोजिशन अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है, हुआ नहीं है, होने वाला है। यानी आपके जो वाटर है उसके अंदर जस्ट नाइट्रोजन डिकम्पोजिशन स्टार्ट होने वाला है। क्लियर है? नेक्स्ट, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, काफी इंपॉर्टेंट है और गेट IES SSC जेई में
बहुत बार पूछा जा चुका है ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। आई होप असिस्टेंट सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन ये रहे, क्योंकि ये गेट वगैरह में बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। आपको पता है गेट यूपीएससी कंडक्ट कराती, आईआईटी कंडक्ट कराती है यूपीएससी नेट के थ्रू, और इसके अंदर क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है। ईएस में जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, जिसका नाम चेंज करके अब ईएससी कर दिया गया है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और जेई वगैरह में तो ऑब्वियस है पूछा ही गया है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, नाइट्रेट का कंसंट्रेशन बिल्कुल 0 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस होता है। क्या होता है? डेंजरस होता है। और ये क्या चीजें शो करेगा? अगर नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइट अगर मिल गया तो क्या वो शो करेगा? ये पार्शियल डिकम्पोजिशन शो करता है, और ये बहुत ही खतरनाक होता है, पार्शियल डिकम्पोजिशन। ठीक है, पार्शियल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट, अगर नाइट्रेट मिल गया, नाइट्रेट लास्ट फॉर्म एंड दिस इज द फोर्थ फॉर्म, नाइट्रेट 40 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर नाइट्रेट मिल रहा है, इसका मतलब कि आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है, यानी जितने भी उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट थे, उस वाटर के अंदर जितना भी सीरीज प्रेजेंट था ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में, वो सारा का सारा क्या हो चुका? ऑक्सीडाइज्ड हो चुका। क्लियर है? तो दिस इज द 4 फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके डेटा से रिलेटेड, कि कौन कितना अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, किस फॉर्म का वैल्यू कितना अवेलेबल होना चाहिए, या क्या कौन सा फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द कलर ऑफ सेप्टिक वेस्ट वाटर? अरे ये क्वेश्चन अब तो बहुत आसान हो गया, अब तो आप यूं ही फटाक से आंसर कर दोगे। सेप्टिक सड़ा हुआ वाटर है, सेप्टिक है, यानी आपका जो यूरिन और सीवेज कंटेंट है वो मिक्सअप है, तो आंसर क्या होगा? ग्रे। ना 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 ना, ग्रे नहीं, क्या होगा आंसर? ब्लैक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन सिंक कॉल्ड? किचन और सिंक से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको क्या बोलेंगे? अरे अभी तो बताया, फटाक से आंसर करो, जल्दी से आंसर आपका करना होगा। क्या होगा इसका आंसर? ग्रे वाटर, ग्रे वाटर। क्लियर है? नेक्स्ट, which of the following type of treatment method are used for municipal and industrial wastewater? municipal और industrial wastewater को कौन से ट्रीटमेंट मेथड यूज करते हैं? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, और ये कॉमन सेंस पर बेस्ड है। ठीक है, स्लो रेट से करेंगे यार, क्योंकि म्यूनिसिपल वाटर में वेस्टेज वाटर निकलते हैं, और वेस्ट वाटर में बहुत ही ज्यादा कंटेमिनेशन होता है, बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेंट होते हैं। स्लो रेट से उनको ट्रीट करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, for the survival of fish in a river stream, the minimum dissolved oxygen is prescribed. minimum dissolved oxygen कितना होना चाहिए? dissolved oxygen का मतलब DO, यानी आपके वाटर में, अगर ये आपका वाटर है तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, ऑक्सीजन मिक्स होता है। इसी ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो वाटर के अंदर मिक्सअप होता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि फिश को, फिश मतलब एक्वेटिक लाइफ हो गया, जो फिशेस वगैरह होते हैं, इनकी जिंदगी के लिए, यानी वो जिंदा रह सके, इसके लिए कम से कम मिनिमम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का वैल्यू कितना होना चाहिए? डेटा याद रखेंगे, मिनिमम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन 4 ppm होना चाहिए, 4 ppm। ppm बोले तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 मिलीग्राम पर लीटर। ध्यान रहे एक चीज का, आप लिक्विड के बात फॉर्म में बात कर रहे हो, लिक्विड यानी वाटर की फॉर्म में आप बात कर रहे हो, इसीलिए ppm और मिलीग्राम पर लीटर ये दोनों बराबर हो गए, यानी 1 ppm बराबर 1 मिलीग्राम पर लीटर, ये होता है लिक्विड के केस में। लेकिन अगर यही गैसियस स्टेट में आप चले जाएंगे गैस के लिए, तो गैसियस स्टेट में 1 ppm इज नॉट इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर, ये 1 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर नहीं होगा, ये कुछ और होगा, जिसके कैलकुलेशन के लिए आप बने रहेंगे हमारे साथ, आगे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट किसी क्वेश्चंस में। क्लियर है? सेकंड, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन से एक दूसरा रिलेटेड याद रखेंगे, डीओसैट। अब ये डीओसैट क्या होता है? डीओसैट का मतलब सैचुरेशन लेवल ऑफ डीओ, सैचुरेशन लेवल, डीओसैट मतलब डीओ सैचुरेशन या सैचुरेटेड डीओ।
सैचुरेटेड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डीओ मतलब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये क्या होता है कि वाटर के पास कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है ऑक्सीजन को डिजॉल्व करने की। वाटर के पास मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, ये तो मिनिमम आपने बताया कि कम से कम 4 मिलीग्राम का ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा 1 लीटर वाटर में, तो आपका फिश सरवाइव कर सकता है। मिनिमम, कम से कम की बात ही। वही वाटर मैक्सिमम कितना ऑक्सीजन को डिजॉल्व करके रख सकता है, तो इसकी वैल्यू ध्यान रखेंगे 9 to 10 की लेकर के चलते हैं, 9 to 10 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, बहुत सारे बुक में 9 भी रहता है, 10 भी रहता है, तो 9 to 10 लेकर के आप एवरेज चलेंगे, दोनों ही आंसर, क्योंकि कभी क्वेश्चन में 9 दे देगा